आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो सेकेंड ईयर की बायो की बुक का है होम्योस्टेसिस। ये होम्योस्टेसिस का चैप्टर ओपन है बुक से। इसके सबसे पहले जो फ्रंट पेज है इस पे हम 4 मेन डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आ गई हमारे पास ये होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन, ऑस्मो रेगुलेशन की, एक्सक्रीशन की और थर्मो रेगुलेशन की। बाकी चैप्टर होम्योस्टेसिस के बारे में बताया कि क्या चीज़ है होम्योस्टेसिस। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस की। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस। मीन्स के जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करती है। कैसे? जब बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ रहा है, कोई टेम्परेचर हाई हो रहा है, लो हो रहा है, ह्यूमिडिटी हो रही है या एयर का मतलब विंड टाइप चल रही है, तो वो बता रहे हैं कि बाहर का जो फ्लक्चुएशन ना वो जब बॉडी को इफ़ेक्ट करेगा ना तो वो इंटरनल मेंटेनेंस हो जाती है बॉडी की खुद ब खुद। उसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। मेंटेन करना इंटरनल इन्वायरमेंट को बाहर के इन्वायरमेंट के साथ मेंटेन करना ह्यूमन बॉडी के इस कॉल्ड होम्योस्टेसिस। इसका आगे बताया हुआ है, आगे ये डेफिनेशन नीचे बताई हुई है ऑस्मो रेगुलेशन की। ऑस्मो रेगुलेशन का है द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, सल्यूट गेन एंड लॉस ऑफ वाटर। मीन्स का ऑस्मो रेगुलेशन में ये भी वही आएगा कि इन्वायरमेंट इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाएगा। और इसमें ओस्मो से क्या मुराद है? ओस्मो वाटर को कहते हैं, वाटर का गेन और लॉस होगा। सल्यूट में आ जाता है सॉल्ट कंसनट्रेशन आ जाएगी। सल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारा वाटर है। इस तरह बताया द मैकेनिज्म रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट ऑफ सल्यूट एंड द गेन द लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट इसकी टाइप बताई हुई है होम्योस्टेसिस की कि होम्योस्टेसिस मेंटेन कैसे होता है। वो है द मैकेनिज्म विच एलिमिनेट नाइट्रोजीनियस कंपाउंड इज कॉल्ड या वेस्ट इज रेफर्ड एज एक्सक्रीशन। मतलब एक्सक्रीट आउट हो जाता है, वो हमारे स्वेट ग्लैंड के ज़रिए भी, स्वेटिंग के ज़रिए भी एक्सक्रीट आउट हो सकता है। वो हमारे स्वेटिंग के ज़रिए भी एक्सक्रीट आउट हो सकता है। वो हमारी जनरली जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है यूरिन का, उसे भी एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अगर वो बॉडी के अंदर ही नाइट्रोजीनस कंपाउंड जो उनसे वेस्ट मटेरियल अगर वो डिपॉजिट हो जाए तो हमारा जो यूरिक एसिड है ना उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, जॉइंट्स प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि ये जो नाइट्रोजीनस वेट्स है ना ये जाके टिश्यू में डिपॉजिट होते हैं, मेनली सॉफ्ट टिश्यू में और जॉइंट्स के अराउंड डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट की स्वेलिंग, रेडनेस और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। नेक्स्ट ये डेफिनेशन है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है टेम्परेचर को मेंटेन करना, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना बाहर के टेम्परेचर का। मतलब जब सर्दियाँ होती है तो बॉडी का टेम्परेचर इंटरनली बाहर से ज़्यादा होता है ना, अंदर का मतलब टेम्परेचर हाई होता है, बाहर का लो होता है, वो उसको मेंटेन करता है ताकि बॉडी का जो नॉर्मल मैकेनिज़्म है वो डिस्टर्ब ना हो। और जब हमारा गर्मियाँ होती हैं तब हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर लो होता है, लेस दैन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल टेम्परेचर इतना हाई होता है इसलिए हमारी बॉडी जो सी है वो इवेपोरेशन सिस्टम करती है, जिससे स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग हमारा इवेपोरेशन सिस्टम है ना, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ये हमने फ्रंट पेज पे पढ़ ली होम्योस्टेसिस की, ऑस्मो रेगुलेशन की, एक्सक्रीशन की और थर्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन। बाकी ये उसकी होम्योस्टेसिस की बताई हुई हैं, एग्जाम्पल तो नहीं ऐसा जो उसको एक्सप्लेन किया हुआ डिफरेंट वेज के अंदर के एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब जो सेल्स हैं वो कैसे इन्वायरमेंट को अडेप्ट करते हैं, हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो सब कैसे मतलब मेंटेन होता है। ये बॉक्स के अंदर बताया हुआ कि होम्योस्टेसिस इज़ द सेंट्रल रिक्वायरमेंट है, कि होम्योस्टेसिस एक मेन सेंट्रल रिक्वायरमेंट है मेंटेन एक ऑर्गेनिज्म की मेंटेनेंस के लिए। वो कंपेल्स करता है, वो अपने आप को कंपेल्स द अडेप्टेशन, वो अपने आप को अडेप्ट करता है और अपने अंदर चेंजिंग लाता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। मतलब अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज लाएगा अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल
एक्सटर्नल चेंजिंग के मुताबिक और कंट्रीब्यूट करता है एवोल्यूशनरी प्रोसेस, मतलब कि जो हमारे एवोल्यूशनरी प्रोसेस हो रहा है वो इसी के थ्रू है कि इंटरनल चेंजेस भी आती है एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से। इसलिए तो ऑर्गेनिज्म मेंटेन होना, नहीं तो ह्यूमन बॉडी मेंटेनेंस ही ना कर पाए। ये हो गई हमारी होम्योस्टेसिस का फ्रंट। तो नेक्स्ट हम इसका पढ़ रहे हैं। ये एक होम्योस्टेसिस की कंट्रोलिंग सिस्टम बताया हुआ है एक कि भाई अगर डायग्राम को देखा जाए तो बताया कि अगर बाहर में कोई चेंजेस आ रही है तो सेल के अंदर भी कुछ चेंजेस आएगी। जिस तरह डायग्राम को एक रिप्रेजेंट करके कंट्रोल सिस्टम की ये एक नो ब्लैक बना है, नीचे लिखा हुआ है एक्सट्रीमली नैरो फ्लक्चुएशन एक्सटर्नल एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट और इंटरनल। ये 7 नॉर्मल सेल की शेप दिखाई हुई है कि सेल बाहर चेंजेस हुए हैं ना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर कुछ चेंजेस आई या एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया। तो ये साथ ही डायग्राम में दिखाया कि बॉडी ने वो सेल बॉडी जो सी है, सेल ने अपनी शेप चेंज करके अपने आप को अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मेंटेन कर लिया है। ऊपर भी ये बताया हुआ है कि ये जो लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में, द कंट्रोलिंग सिस्टम have been acquired for a variety of homeostasis. These living control system work exactly on the mechanism. ये जो लिविंग कंट्रोल सिस्टम है ये हमारी बॉडी मतलब फिजिकल मैकेनिज्म को मेंटेनेंस के लिए फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि 3 टाइप, इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, मतलब सेल मतलब कोई भी चेंज हो रहा है हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। लिखा है कि सबसे पहला आएगा रिसेप्टर कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। रिसेप्टर हमारा सेंसेस हैं और जो कंट्रोल सेंटर है वो हमारा ब्रेन है, और नेक्स्ट जो इफेक्टर है वो हमारा मोटर सिस्टम है जो रिस्पॉन्स करता है। पहले सेंस करना, फिर ब्रेन तक मैसेज आता है, फिर फर्दर नेक्स्ट इफेक्टर मोटर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। आगे उन्होंने बताया कि फिजिकल कंट्रोल सिस्टम इसी तरह होता है कि टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम हो रहा है, सेंसरी थर्मोमीटर द मॉनिटर्स द टेम्परेचर चेंजेस सेट पॉइंट सिग्नल के जब हमारा कोई टेम्परेचर हाई लो हो तो जो थर्मामीटर है उसे हम चेकआउट कर लेते हैं अपना। आगे बताया हुआ है कि जो उनसा वो एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं। आगे ये लाइन बताई कि इसी तरह एंडोथर्मिक जो से एनिमल्स है वो खुद ही बाहर की जब मतलब टेम्परेचर लो होगा तो वो इंटरनली अपना मेटाबॉलिज्म इस तरह उनका स्पीड अप हो जाए ताकि वो जो सी बॉडी का एक सेट पॉइंट है टेम्परेचर का वो मेंटेन रहे ताकि बॉडी जो सी हमारी प्रॉपर वर्क कर सके। आगे बताया दी रिसेप्टर डिटेक्ट्स जो से सेंसरी स्टिमुलेशन डिटेक्ट करते हैं कि जो सा हमारा टेम्परेचर वो एज अ हाई हो रहा है कि या लो हो रहा है। फिर डिटेक्शन को चेंज करते हैं, फिर सिग्नलिंग करते हैं मतलब ब्रेन को मैसेज देते हैं, फिर आगे से मोटर रिस्पॉन्स शो होता है कि भाई इस तरह फीडबैक मैकेनिज्म आता है उसके मोटर इफेक्टर के थ्रू, फिर वो बॉडीज़ में चेंजेस शुरू हो जाती हैं। ये इस तरह कूलिंग इफेक्टर रिस्पॉन्स का बताया हुआ है ये सारा कि अगर कूलिंग इफेक्ट है तो वो इसी तरह जब वार्म सेंसेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आएंगी बॉडी का तो फिर नेगेटिव मतलब इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को लो डाउन करेगा जिसकी वजह से स्वेटिंग इंक्रीज होती है ना, तो इवेपोरेटिंग सिस्टम है और एक कूलिंग फील आता है। नेक्स्ट जो सा ओस्मो रेगुलेशन है वो हम एक उसकी 3 मेन टाइप्स पढ़ेंगे ओस्मो रेगुलेशन की कि वाटर ज़्यादा होगा तब सेल क्या करेगा, जब कम होगा तब क्या करेगा, जब मेंटेन होगा मतलब इक्वल होगा। नेक्स्ट ये 3 डायग्राम्स बताई हुई हैं कि हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक बताया हुआ है। हाइपोटोनिक में बताया है कि जो उनसे सल्यूट है, ये ऊपर डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं, ये लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। बताया कि इट में बी डाइल्यूटेड सोल्यूशन कंपेयर टू द सेल कंसर्न, मतलब सोल्यूशन की अभी इधर बात हो रही है, सोल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूट है, हाइपोटोनिक है। और आगे बताया हुआ है द मोर कंसनट्रेटेड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर कंसनट्रेटेड है तो हाइपरटोनिक हो जाएगा, मोर कंसनट्रेशन हो गई है।
उसको हाइपरटोनिक में है, तो जब सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही बराबर होंगे तो ये आइसोटोनिक हो जाएगा। ये बताई हुई है कि सेल अगर हाइपरटोनिक में हो तो सेल टर्जिड हो जाता है, क्योंकि बाहर से पानी अंदर की तरफ मूव होना शुरू हो जाता है। तो टर्जिड सेल जो से टर्जिडिटी हो जाती है, टारगेट प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। आगे आइसोटोनिक में बताया कि बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ना, दोनों ही सेम क्वांटिटी है सल्यूट की भी और सॉल्वेंट की भी, तो इसलिए जो सेल की जो शेप है ना वो नॉर्मल है। आगे बताया हाइपरटोनिक में बताया कि बाहर इतना लेस है ना वो वाटर, मतलब वाटर लेस है और सल्यूट ज़्यादा अमाउंट में, तो जो पानी है ना जहाँ साल्ट ज़्यादा होगा ना पानी भी उसी की तरफ, वाटर भी वहीं की तरफ मूव करेगा। इसलिए अब हमारी जो बताया है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हमारा ये जार के अंदर बताया है कि वहाँ कंसनट्रेशन ज़्यादा सल्यूट की है, पानी की नहीं है। तो जो वो क्या नाम है, सेल का जो पानी है ना वाटर कंटेंट वो बाहर अंदर की तरफ से ना सेल के अंदर से बाहर आना शुरू, उसकी वजह से सेल श्रिंक हो जाएगा। ये एनिमल के 3 सेल्स की टाइप्स बता दी। नीचे उन्होंने बताया है प्लांट्स के बारे में कि जैसे प्लांट्स की भी 3 कैटेगरीज बताई हुई हैं, जिसमें डिफरेंट बताया हुआ है कि प्लांट भी मतलब हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक कंडीशन में रहते हैं। सबसे पहले आएगा हाइड्रोफाइट्स, ऐसे जो से पानी को फ्लडिंग को रिमूव करते हैं, अडेप्ट करते हैं, अडेप्टेशंस मतलब ज़्यादा पानी में हाइड्रोफाइट्स हैं। और इसके जो सरफेस एरिया ना लीव्स का वो लार्ज होता है, ट्रांसपायरेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी की इवेपोरेशन कर सके और एटमॉस्फेयर से जो लॉस ऑफ वाटर है उसको प्रमोट कर सके। नेक्स्ट है मीजोफाइट, जिसमें जो मॉडरेट है ना वाटर की वेरिएबिलिटी होती है, लेस इसमें स्टोमेटा होते हैं और जो उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग है ना वो भी लेस होती है, ताकि इवेपोरेशन जो लॉस ऑफ वाटर है ना प्लांट का वो कम हो सके। मीज़ोफाइट हो गए। आगे ज़ीरोफाइट बताए हुए हैं कि ये ट्रांसपरेशन को बहुत ही रिड्यूस करते हैं, क्योंकि ये ऐसे एरिया में प्रेजेंट होंगे जहाँ पे वाटर कंटेंट प्लांट को नहीं मिल रहा, पर वो अगर जब उनको मिलता है तो वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके, एनर्जी प्रोवाइड हो। ज़ीरोफाइट्स में आता है कि जो ज़ीरोफाइट्स है वो डेजर्ट में प्रेजेंट होते हैं, और ये इसका ये बताया कि वो वाटर कंटेंट का लॉस होने से कैसे बचाते हैं। बताया कि झुंसी ये स्मॉल साइज़ होते हैं, थिक इनके लीव्स होते हैं और ये सरफेस एरिया इसलिए इनका स्मॉल होता है ताकि इवेपोरेशन ना हो। थिक क्यूटिकल होती है, वैक्सी और लेदरी होती है ताकि ऊपर की तरफ ना वो जा सके पानी, इवेपोरेशन ना हो। स्टोमेटा जो उनसे है वो स्टोमेटा आर ओन लिखा है। बता रहे हैं कि स्टोमेटा जो उनसे है ना इसकी लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, अब ताकि जो उनसी इवेपोरेशन है वो बहुत ही कम हो। आगे इसकी एग्जांपल बताई है कैक्टाई ड्यूरिंग द डेजर्ट सीजन मतलब डेजर्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और रिस्ट्रिक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन को। नेक्स्ट ये डायग्राम में बताया हुआ है। सबसे पहले डायग्राम जो उनसे बताई है उसमें हाइड्रोफाइट से दिखाया कि वो प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है, लार्ज उनके लीव्स हैं। नेक्स्ट आगे बताया हुआ है ज़ीरोफाइट प्लांट जो कैक्टाई की एक एग्जांपल है। ये कैक्टस दिखाया हुआ है कि इस पे वो थिक क्यूटिकल इस पे बनी होती है। आगे बताया हुआ है कि ओस्मो रेगुलेशन ओस्मो रेगुलेशन एनिमल्स के अंदर कैसे हो रही है। उसमें 2 मेन डेफिनेशंस बताई हुई हैं, ओस्मो कॉन्फॉर्मर्स की और ओस्मो रेगुलेटर्स की। एंड सबसे पहले हम ओस्मो कॉन्फॉर्मर पढ़ेंगे। एनिमल बॉडी फ्लूइड्स आर केप्ट आइसोटोनिक, जो बॉडी का फ्लूइड है ना एनिमल का वो ऑलवेज आइसोटोनिक रहेगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, इवन फॉर मरीन सॉल्टेड वाटर। ताकि जो उनसे मरीन का सॉल्टेड वाटर होता है ना वो भी उसमें रहने वाले जो उनसे वो अपने जैसे मैरीन है उसमें सॉल्टेड वाटर है, पर जो उनसी उसमें रहने वाली लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को बॉडी का जो वाटर कंटेंट है उसको आइसोटोनिक मेंटेन रखेंगे, और उनको मतलब कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि वो अपने आप को ऑस्मोटिक ये लिखा हुआ ना दीज एनिमल दस डू नॉट रिक्वायर एक्टिवली टू एडजस्ट, उनको एक्टिवली कुछ नहीं एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि उनका ऑटोमेटिक सिस्टम होता है।
इसमें आ गई ओस्मो कन्फॉर्मर। और ओस्मो रेगुलेटर का बताया कि जब बॉडी का फ्लूइड डिफर होता है ना तो इसमें चेंजेस भी आती हैं। और ये रेगुलेशन मतलब इन्वायरमेंट एक्टिवली रेगुलेट करता है, डिस्चार्ज करता है एक्सेस वाटर को, हाइपरटोनिक और एक्सक्रीशन इन साल्ट एज ए हाइपरटोनिक कंडीशन। मतलब हाइपरटोनिक कंडीशन में साल्ट एक्सक्रीट आउट होगा और हाइपोटोनिक कंडीशन में वाटर कंटेंट एक्सक्रीट आउट होगा। इसको कहते हैं ओस्मो रेगुलेटर। इसमें होता है कि एनिमल्स जो होते हैं इनहेबिटिंग हो जाती हैं, उनकी हैबिचुअल हो जाते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहने के और रेगुलेट करने के ओस्मोटिक बैलेंस को। अगर एग्जांपल बताया कि मरीन है, फ्रेश वाटर है, मरीन है, सॉल्टेड वाटर होता है ज़्यादातर, जो फ्रेश वाटर होता है उसमें सॉल्ट कंटेंट लेस होता है। और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट बताया हुआ है। नेक्स्ट इधर ये इन्होंने जो से वो मैरीन, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल बताए हुए हैं, इनकी एग्जांपल बताई हुई हैं। तो इस तरह ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन ही उसकी बताई है, उसको ज़्यादा एग्जांपल के साथ इन्वायरमेंट के साथ कंपेयर करके एग्जांपल को एक्सप्लेन किया, ओस्मो कन्फॉर्मर को और ओस्मो रेगुलेटर को। नेक्स्ट ये जो सा बॉक्स है इसमें ये बताया है कि ओस्मो रेगुलेशन हैज़ enabled the animals and plant to distribute themselves in a wide range, कि इसको ना डिस्ट्रीब्यूट themselves कर रहा है वाइड रेंज ऑफ हैबिट्स हो जाती है, उसकी वाइड रेंज होती है। अगर फ्रेश वाटर में जो एग्जांपल बताई हुई है कि उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, पानी वाले होते हैं, मतलब वाटर कॉन्टेंट उसमें प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल बताई हुई है अंदर अमीबा पैरामीशियम जो से हैं पंप करते हैं एक्सेस वाटर कंटेंट को बाय द स्ट्रक्चर। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन्हें कहते हैं, वो इंटरनल इन्वायरमेंट का जो मतलब जो पैरामीशियम और अमीबा है ना उसके अंदर जो उनसे वाटर कंटेंट एक्स्ट्रा होगा ना वो वैक्यूल के ज़रिए एक्सक्रीट आउट कर देंगे। ये फ्रेश वाटर में बताया। टेरेस्ट्रियल में बताया एनहाइड्रो बायोसिस एक नीचे डेफिनेशन दी हुई है। आगे ऊपर यही बताया हुआ है कि जो सा एक्सोस्केलेटन मतलब डिफरेंट हमारे आर्थ्रोपोड्स हैं, वर्टिब्रास हैं, वो भी डिफरेंट उनका मैकेनिज्म है वाटर बैलेंसिंग के लिए। उनकी जो उनसी आउटसाइड कवरिंग होती है वही वैक्सी होती है, लिखा हुआ है अंदर, ये देखें वैक्सी एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट मल्टीलेयर्ड डेड होती हैं, कैटिनाइज्ड स्किन सेल्स ऑफ मोस्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रास। जैसे हम अगर एग्जांपल लें स्नेक की, तो स्नेक भी एक वर्टिब्रा है ना, हमारा रेप्टाइल है। तो जो सा क्या नाम है स्नेक है वो भी अपनी स्किन जो सा उसकी कैरेटिनाइज्ड होकर ना उतरना शुरू हो जाती है कुछ मंथ के बाद। तो फिर उसकी न्यू स्किन डेवलपमेंट हो जाती है, न्यू स्किन आ जाती है। इस तरह ये बताएं कि वो अपने आप को मेटाबॉलिक उनका बिहेवियर होता है, मेटाबॉलिक दीज एनिमल्स आल्सो है मेटाबॉलिक एंड बिहेवियर अडेप्टेशन। एनिमल जो उनसे वो अपने मेटाबॉलिक सिस्टम को और बिहेवियर चेंजेस को अडेप्ट कर लेते हैं। आगे बताया हुआ है ये जो एनहाइड्रोबायोसिस हमने पढ़ना था अभी कि इसकी क्या मतलब है। एनहाइड्रोबायोसिस मेन डेफिनेशन है, बताया गया जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है ना प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन इन देयर किडनी डैट रीअब्जॉर्ब्ड फिल्टर्ड वाटर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। मतलब पहले हमारी किडनी से फिल्टर होता है ना, जब हम आगे जाके पढ़ेंगे, वैसे हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है कि जब वो रेगुलेशन फिल्ट्रेशन का मैकेनिज़्म होता है किडनी के अंदर, तो सारा वो क्या नाम है ग्लोमेरुलस बूमेंस और जो उसका फर्दर स्ट्रक्चर है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, लूपोफैनली है, वहाँ से एक यूरिन प्रोड्यूस होकर जब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी आता है ना, वहाँ तक जाने तक एंड की जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना वहाँ पर भी जो सा हमारा वाटर का कंटेंट है वो फिर भी रीअब्जॉर्ब्ड होता है। मतलब ये नहीं कि शुरू में जो रीअब्जॉर्प्शन साल्ट और वाटर की होनी थी वो होगी, ये नहीं, एंड तक होती रहती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर भी। तो ये उसका बताया कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो उनसे आना एनिमल्स कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं अपनी किडनी से, वो डेट रीअब्जॉर्ब फिल्टर वाटर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन। अगर जैसे इन्वायरमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी लो हो गया, मतलब जो नमी है वो कम हो गई है,
तो स्किन की ड्राइनेस होगी तो इंटरनल जो सी मतलब वाटर कंटेंट है वो स्किन को मेंटेन करता है, हाइड्रेशन प्रोवाइड कर, डिहाइड्रेट होने से बचाता है। तो वही इसकी डेफिनेशन है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन एंड इट डिफर वेरियस एनिमल्स। हर एक एनिमल डिफरेंट मैकेनिज्म है ये एनहाइड्रोबायोसिस का, और इस करेक्टरिस्टिक को कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। आगे इसकी ये एक और एक्सक्रीशन अब हम पढ़ने लगे हैं। एक्सक्रीशन में बताया कि बॉडी के अंदर जो मेन हमारा कंपोनेंट होता है ना, जो हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल होता है, वो हमारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं जो प्रोटीन के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं। बाकी जब कार्बोहाइड्रेट और जो लिपिड होते हैं ना, फर्स्ट लाइन में लिखा कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड आर मेटाबोलाइज्ड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये रीयूज़ होके ना जो एटीपी जनरेशन होती है ना क्रैब साइकिल के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर, ये उसमें रीयूज़ हो जाती है। पर जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स है ना वो इतने नहीं स्टेबल होते। अगर उनकी क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा हो जाए और एक्सक्रीशन भी हमारी स्टॉप हो तो वो बॉडी के लिए नहायत हार्मफुल होती है, जिसमें हमारा सबसे पहले जॉइंट्स इफेक्ट्स आएंगे, जिसकी वजह से स्वेलिंग ऑफ जॉइंट और पेनफुल स्वेलिंग होती है, रेडनेस भी होती है। नेक्स्ट इन्होंने बताया हुआ है कि डिफरेंट है जो सा प्लांट है उसमें भी डिफरेंट मैकेनिज़्म है, क्या नाम है इसका, एक्सक्रीशन का। फर्दर हम एक्सक्रीशन जो सी है ना वो हम एनिमल्स की पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले एनिमल्स में ये आ गया कि कैटाबॉलिज्म, जब अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म होती है तो प्रोड्यूस करता है अमाइनो ग्रुप, जो फर्दर डीमाइनेशन के ज़रिए ट्रांसफ़र हो जाता है अनदर मॉलिक्यूल के अंदर, या वो जो अमाइनो ग्रुप है ना वो या यूज़ हो जाएगा या फिर बॉडी से रिमूव हो जाएगा। जो सा अमाइनो ग्रुप है ना वो कह रहे हैं नॉट यूज फॉर रिसाइकलिंग ऑफ अमाइनो एसिड, जब बनते हैं उसके लिए अमाइनो ग्रुप यूज़ नहीं होता, और ये एक्सक्रीटेड टू अवॉइड टॉक्सिराइजन। अगर वो प्लाज्मा के अंदर भी एक्सक्रीट आउट हो जाए ना, इंटरनल बॉडी का जो प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा, तो वो टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ना जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगी, हमारी जो एसिडिटी है ना बॉडी की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो ब्लड है ना उसकी पीएच भी लो हो जाएगी, एसिडिक नेचर हो जाएगी, जिसकी बताया कि एलिवेटेड लेवल ऑफ दीज वेस्ट कॉल्ड काजेज कॉन्वोल्यूशंस, मतलब झटके लगता है, कोमा में बंदा चला जाता है और इवेंचुअली बंदे की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट बताया हुआ कि जो एक्सेसिव नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड कंपाउंड है ना वो ये होता है एनिमल का जो एक्सक्रीशन में, वो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड होता है। और फर्दर इसमें बताया कि लो क्वांटिटी में जो होंगे ये एमसीक्यूज़ के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है कि एनिमल्स में जो हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस होंगे वेस्ट वो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड है, और जो उनसे लो क्वांटिटी में होंगे वो कैरेटीन, कैरेटिनाइन और ट्राईमिथाइलमाइन ऑक्साइड होंगे। आगे बताया कि लेस अमाउंट में प्यूरिन्स और पाइरिमिडीन्स भी एक्सक्रीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फर्दर वो एक मेटाबॉलिज्म उनका स्टार्ट होता है, जिसमें हाइपोजेंथेन, जेंथेन, यूरिक एसिड, एलेंटाइन, यूरिया और अमोनिया प्रोड्यूस होते हैं। आगे इन्होंने जो सा बताया हुआ है वो है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के, मतलब जो सी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं इनकी नेचर क्या है। उनमें सबसे हम पहले मेन जो सा साइकिल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूरिया साइकिल, मतलब जो उनसे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से, और जो बताया अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है नाइट्रोजिनस कंपाउंड से, वो जब मिलते हैं तो वो क्या बना रहे हैं, वो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। लिखा हुआ है कि सबसे पहले अगर साइकिल को देखा जाए, ये सबसे पहले आएगा हमारे पास ऑर्थनीन, जो सा यूरिया साइकिल का प्रीकर्सर है। जो हमारा यूरिया साइकिल स्टार्ट होता है वो ऑर्थनीन से ही स्टार्ट होता है, वो सिट्रुलिन से नहीं स्टार्ट हो रहा, ऑर्थनीन से स्टार्ट हो रहा है। ऑर्थनीन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है दूसरे कंपाउंड से प्रोड्यूस होकर, इसके साथ जब आके एक अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड आके रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सिट्रुलिन।
फर्दर आगे बताया हुआ है कि अमोनिया एक और ऐड होगा ना सिट्रुलिन के साथ, तो ये अर्जिनोसक्सीनेट बनाएगा, अर्जिनोसक्सीनेट बनाएगा। फर्दर जो सा अर्जिनोसक्सीनेट है कन्वर्ट हो जाएगा आर्जिनिन। आर्जिनिन हमारा एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है। आर्जिनिन पे जब आके एक एंजाइम एक्ट करेगा जिसका नाम बताया हुआ आर्जिनेज, तो ये जब आर्जिनेज आकर आर्जिनिन के साथ रिएक्ट करेगा तो यूरिया यहाँ से प्रोड्यूस होके निकल जाता है, और जब यूरिया निकल जाएगा आर्जिनिन से तो ये एक ओरिथिनीन हमारा एक और फर्दर प्रिकर्सर बन जाएगा। तो इस तरह ये यूरिया साइकिल चलता है हमारे बॉडी के अंदर। आगे ये नीचे उसी को सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे नीचे ये बताया हुआ है कि जो उनसे एनिमल्स ये थ्री मेन हाईलाइटेड वर्ड्स जो किए है, जो अमोनोटैलिक है, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। इसका मतलब ये कि एनिमल्स एक्सक्रीटेड, जो उनसे एनिमल हैं एक्सक्रीट कर रहे हैं अमोनिया को, यूरिया को, यूरिक एसिड को, उनके नेम की बेस पे ही बताया है कि अमोनोटैलिक होंगे, यूरोटैलिक होंगे और यूरिकोटैलिक। ये होगी। आगे ये एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स का बताया हुआ है कि हाइड्रेला प्लांट जो उनसा हमारा, उसके अंदर किस तरह से ये हो रही है एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन प्लेनेरिया में बताया कि प्लेनेरिया के अंदर प्रोटोनेफ्रीडियम होते हैं जो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी प्रोसेस को करते हैं। आगे ये प्रोटोनेफ्रीडियम इज़ ए नेटवर्क ऑफ क्लोज टिब्यूल, वही जैसे हमारा क्या नाम है नेफ्रॉन का सिस्टम किडनी का रिप्रेजेंट किया है, उससे मिलता जुलता है इसका प्रोटोनेफ्रीडियम सिस्टम बताया हुआ है। आगे ये डायग्राम के ज़रिए बताया कि किस तरह ये चाह रहा है कि ये एक फ्लेम सेल है। फ्लेम सेल ये शो भी हो रहा है कि ये फ्लेम लाइक है, तो बता रहे हैं कि इधर से एक्सक्रीशन कैसे हो रही है कि ऊपर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सीलिया उसके अंदर मूव करते हैं, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये फिर जो सा बॉडी में बनाया हुआ है। ये हम अब देखते हैं क्या नाम है नेफ्रिडियोपोर्स हैं। ये नेफ्रिडियोपोर्स को फ्लेम सेल्स ये दिखाए हुए हैं, और आगे ये सिंगल फ्लेम सेल को शो किया हुआ है। नीचे ये जो सा बताया हुआ है ये अर्थवॉर्म का बताया हुआ है कि उसमें भी नेफ्रिडियोपोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स वगैरह, ये सारा उसका क्या नाम है डायग्राम के ज़रिए बताया हुआ है। बताया कि उसमें उसके नेफ्रिडियोपोर्स का नेम है मेटा नेफ्रीडियम, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम को प्रमोट करते हैं। फिर बताया कि सिलिएटेड ओपनिंग होती है जो इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं मूवमेंट के लिए, उसको नेफ्रोस्टोम कहते हैं। फर्दर उसकी बताया कि नेफ्रोस्टोम जो से क्लैस्टिक कोलियक फ्लूइड को करते हैं, और जो फ्लूइड रिमूवल हो जाता है टिब्यूल्स एपिथेलियम टिब्यूल के ज़रिए रिमूव होता है। फर्दर एपिथेलियम रीअब्जॉर्ब कर लेती है साल्ट को, लिमन को सेंड टू द ब्लड वेसल सराउंडिंग द नेफ्रीडियम, द लेफ्ट ओवर जो सा यूरिन रह जाता है और कंटेनिंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। आगे ये जो सा कॉकरेज का भी इस तरह सिस्टम बताया, और नीचे ये दूसरे वर्टिब्रास का भी सिस्टम बताया हुआ है। अब हम मेन जो ह्यूमन के मेटाबॉलिक सिस्टम है ना, ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो इधर नीचे बताए हुए हैं, ये इसका मेटाबॉलिक सिस्टम का बताया हुआ है। इसको अब हम पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिक वेस्ट में जो से मतलब एक्सक्रीशन हो रही है मेन, उसमें टू मेन जो बॉडी के एग्जांपल आ रही है वो लीवर और हमारी किडनी है। लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है, किडनी हमारी एक्सक्रीट आउट कर रही है। अब ये जो सा लीवर का इतना बड़ा जो पैराग्राफ दिखाया है इसमें यही बताया कि लीवर सपोर्टिंग रोल प्रेजेंट कर रहा है एक्सक्रीटरी रोल के अंदर। नीचे बताया कि जो सा हमारा यूरिया साइकिल भी पूरा परफॉर्म हो रहा है, जो ऑर्थनीन स्टार्ट कर रहा है, फिर सिटिलिन, आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनिन, और फिर फर्दर आर्जिनीस कंपाउंड से रिएक्ट जो सा एंजाइम से रिएक्ट करके ऑर्थनीन बना देता है। ये सारा जो लीवर के अंदर ही यूरिया साइकिल हमारा चल रहा है।
ये हो गया। नीचे हमारा ये डायग्राम, ये जो सॉरी टेबल में बताया हुआ है फंक्शंस और उसके इफेक्ट से बताए हैं। सबसे पहले हम फंक्शन से देख लेते हैं कि लीवर के फंक्शन क्या आगे हैं। मतलब सिंथेसिस है, सिंथेसिस में क्या आ रहा है, अमोनिया आ रहा है, इसका यूरिक एसिड आ रहा है, यूरिया आ रहा है और नाइट्रोजीनियस वेस्ट आ रहे हैं। प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस कर जिसमें प्रोथ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजेन आ रही है। इसका मतलब ये है कि प्लाज्मा प्रोटीन से ये जो तीन बताई ये मेन हमारी ब्लड क्लॉटिंग के लिए इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट जो सा है बाइल बताया हुआ है कि जो गाल ब्लैडर से प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारे जीआईटी में जाके फर्दर क्या नाम है जो सा हमने मील लिया होता है, मील के साथ रिएक्ट करता है। आगे बताया हुआ है कि ये लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स को भी प्रोड्यूस करता है। लिपोप्रोटीन से जो सी लो एलडीएल आ जाएगी, लो डेंसिटी आती है, हाई डेंसिटी आती है डिफरेंट, और कोलेस्ट्रॉल का। नेक्स्ट बताया है स्टोरेज क्या क्या कर रहा है हमारा लीवर। तो दो मेन सोर्सेज को ये स्टोर करता है, ग्लाइकोजन एनर्जी के लिए, और जो सा आयरन है वो आरबी सेल्स की प्रोडक्शन के लिए, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए आयरन स्टोर हो है। आगे बताया कि कन्वर्जन क्या हो रही है, क्या क्या चीज़ें यहाँ के कन्वर्ट होती है। तो बताया कि ग्लूकोज जो सब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, और फिर जो लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं और फिर स्टोर कर लेते हैं ग्लाइकोजन को एज ए ग्लूकोज की जब रिक्वायरमेंट होगी तो ग्लाइकोजन ही ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा बॉडी के लिए। आगे बताया कि रिसाइकलिंग किस चीज़ की हो रही है। तो बताया कि रेड ब्लड सेल जो से है उसमें जो आयरन कंपोनेंट है, जो हमारा हीमोग्लोबिन का आयरन कंपोनेंट है जिसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, उसको क्या नाम है रिसाइकल करता है ताकि वो यूज़ हो जाए इन दी फॉर्म ऑफ बाइल। बाइल की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। क्या नाम है हीम जो ग्रुप होता है ना आरबीसीज का, वो। अगर डिटॉक्सिफिकेशन बताए कि कोई हमने ऐसा केमिकल्स लिए हैं, ऐसा हम केमिकल्स लेते तो ड्रग की फॉर्म में, तो कोई जो भी हम ड्रग खाएंगे वो एंटीबायोटिक है या कोई भी एनर्जेसिक है, कोई पेन किलर ले रहे हैं, सब टोटल जो क्या नाम है आती हैं ये इसकी डिटॉक्सिफिकेशन मींस के मेटाबॉलिज्म जो सा ड्रग्स का होता है वो जाकर हमारा लीवर में होता है। आगे उसकी एग्जांपल भी बताई हैं कि फूड एडिक्टिव्स होते हैं, कुछ पेस्टिसाइड होते हैं। पेस्टिसाइड से मुराद के हम को जो वो ले तो नहीं ना पेस्टिसाइड ले, पर वो जो फूड होता है उस पर प्रेजेंट होते हैं क्योंकि पेस्टिसाइड स्प्रेज भी यूज़ होते हैं। आगे बताया ड्रग्स, साथ ही ये इन्होंने आगे ये इधर आ गए हमारे पास है मेजर मेजर इफ़ेक्ट्स आ गए होम्योस्टेसिस पे के सपोर्ट करता है किडनी को वेस्ट डिस्पोजल में मतलब जो उनसे किडनी को ना सपोर्ट करता है कि जो उसने नाइट्रोजीनियस कंपाउंड प्रोड्यूस किए हैं ना लीवर ने वो एक्सक्रीट आउट हो जाए। आगे बताया कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो जो उनसे प्रोड्यूस लीवर ने किया है वो रीयूज़ होंगे ताकि ब्लीडिंग सिस्टम स्टॉप हो और ब्लड क्लॉटिंग हो, ताकि जो उनसे वाउंड हीलिंग है ना वो स्टार्ट हो। बाइल्स का बताया कि इमल्सीफाई जो हमारे फैट्स हमने लिए होते हैं उनको इमल्सिफिकेशन करता है। आगे बताया हुआ है जो उनसा लिपिड कोलेस्ट्रॉल का वो ब्लड की केमिस्ट्री को मेंटेन करता है। जो सेल मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट हमने पढ़ा हुआ है ना कि लिपिड बाइलेयर है, उसको भी मेंटेन करता है। आगे बताया कि जो उनसा आयरन है वो हीमोग्लोबिन का कॉन्स्टिट्यूएंट है कि मतलब हीमोग्लोबिन में मतलब आरबीसीज में रीयूज़ हो जाता है, और जो ग्लाइकोजन है वो हमारा एनर्जी रिसोर्स है या रिजर्व्स कह लें। आगे बताया कि जो कन्वर्जन हो रही है ग्लूकोज की ग्लाइकोजन के अंदर वो भी एक एनर्जी स्टोरेज है और रीयूज़ हो जाएगा। ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू बताइए कि जो आरबीसीज है उसमें जो है हीम कंपोनेंट जो सा आयरन है वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा ना तो जाकर फर्दर टिश्यू को ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट बताएगा जो मेटाबॉलिज्म हमारा डिटॉक्सिफिकेशन है ना वो किडनी को ही असिस्ट करता है ताकि टॉक्सिन को डिस्पोजल आउट किया जा सके। आगे ये यूरिनरी सिस्टम बताया हुआ है जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, उसके अंदर 10th में ही हमने पढ़ा है। ये सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम में ये सारी इसकी बताई हुई है। पहले ये ऊपर वाला एक बॉक्स जो रह गया है इसको कर लें। बॉक्स में बताया कि जो से यूरिया इज डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ अमोनिया
यूरिया जब डिटॉक्सीफाइड होते हैं अमोनिया के फॉर्म में यूरिया के साइकिल के अंदर, तो ये बॉडी के अंदर ही रिटेन्ड रहता है, रिटेन्ड इन द बॉडी एंड ग्रेटर अमाउंट देन अमोनिया। फिर आगे जो सा एलिमिनेटेड है इसकी क्वांटिटी वो 1/10 है क्वांटिटी ऑफ वाटर के जी एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। आगे जो यूरिनरी सिस्टम का बताया हुआ है, इसका ये बताया कि जो सा पहले सारा यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर बताया है, नीचे ये जो सी डायग्राम में रिप्रेजेंट हुआ है कि पेल्विस के अंदर यूरिनरी सिस्टम हमारा जो सा प्रेजेंट होता है। यूरिनरी सिस्टम के क्या है मतलब कंपोनेंट क्या है, ये जो सी शो की हुई है ब्लू वाली, ये हमारी रीनल वेन है, रेड हमारी रीनल आर्टरी है जो किडनी के अंदर जा रही है, ये किडनी शो की है। किडनी के ऊपर ये जो सा येलो पोर्शन है इसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। किडनी से ये जो नीचे एक डक्ट निकल रही है इसको कहते हैं क्या नाम है, इसको कहते हैं कलेक्टिंग रीनल पेल्विस से निकले हैं तो कलेक्टिंग डक्ट भी कह सकते हैं, पर इसको मेन रीनल पेल्विस कहेंगे। आगे बताया कि नीचे आके ये जो सी रीनल पेल्विस है दोनों आके ब्लैडर के अंदर ओपन हो रही है। ब्लैडर से नीचे ये जो सी दिखाई है यूरेथ्रा दिखाया हुआ है। साथ बताया गया कि एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस से ये बाहर चले जाएगी, मतलब जो सा हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, मेनली यूरिनी सिस्टम के अंदर यूरिन ही प्रोड्यूस होता है तो एक्सक्रीट आउट होता है, ऐसा वाटर कंटेंट से मिला होता है और सब ये बताए हुए हैं। ऊपर ये जो से पैराग्राफ है इसमें पेल्विस को शो किया हुआ, ये हाईलाइटेड पॉइंट है कि ये जो से हमारा पेल्विस है, पेल्विस के अंदर सारा यूरिनरी सिस्टम हमारा प्रेजेंट है। जब यूरिन पेल्विस से मतलब किडनी से निकलता है यूरेटर कैरी करता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर कहता है और यूरेथ्रा के ज़रिए एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नीचे नेफ्रॉन का वही जो हमने 10th के अंदर पढ़ा था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर वो बताया हुआ है कि आउटर सरफेस इसकी कॉर्टेक्स है, ये नीचे जो हाईलाइटेड पॉइंट किया है, और नेक्स्ट इसकी जो सी इनर है ना वो मेड्यूला है। आगे बताया कॉर्टिकल सरफेस है, फिर बताया कि साथ ही जो इनर मेड्यूला है उसको कहते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी। फिर आगे ये सारी वो 10th वाली भी हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं। फिर ये बताया कि वुमेन्स कैप्सूल है, वुमेन्स कैप्सूल के साथ ही हमारा ग्लोमेरुलस है जो अगर अब यहाँ ये डायग्राम में प्रेजेंट किया हुआ है। सबसे पहले आगे हमारा वुमेन कैप्सूल, फिर आगे ग्लोमेरुलस इसके अंदर फिट है, वहाँ से एक इफरेंट है जो अंदर की तरफ जाती है और एक इफरेंट है, ए से एफरेंट ई से इफरेंट। इफरेंट जोन सा है उसके अंदर ब्लड जा रहा है और जो इफरेंट एट्रियोल्स है वहाँ से ब्लड बाहर आ रहा है। फिर ये आगे फर्दर सारी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे ये जा रही है। लूप ऑफ हेलनी एक असेंडिंग है एक डिसेंडिंग दिखाई है, ये दोनों असेंडिंग डिसेंडिंग दिखाई है, नीचे लूप ऑफ हेलने है। फिर ये फर्दर जाके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कन्वर्ट हो रही है, फिर ये जाके एक कलेक्टिंग डक्ट में बना रही है। ये नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर बताया और जिसके ज़रिए सारा मैकेनिज़्म हमारा यूरिन का प्रोड्यूस होना है। अगर हम इसका फंक्शनिंग की देखें तो जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन प्रेशर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा। ये दो मेन डेफिनेशंस बताई हुई इस पैराग्राफ के अंदर। जो सा ग्लोमेरुलर प्रेशर फिल्ट्रेशन होता है उसी को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। जो सबसे पहले ब्लड आता है ना एफरेंट आर्टरियोल से, वो ग्लोमेरुलस में आएगा और वुमेन्स कैप्सूल के अंदर जो सा ना कुछ ही हिस्सा जाता है, डिफ्यूजन के ज़रिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जाता है और प्रेशर फिल्ट्रेशन प्रोड्यूस होता है ना, उसकी वजह से ये प्रेशर फिल्ट्रेशन होता है जिसमें कुछ जो उनसे है ना यूजफुल सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज एसिड एटसेट्रा एक्विस सोल्यूशन जो बनाते हैं। आगे बताया रीअब्जॉर्प्शन जो सी होती है वो हमारी जाके होती है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर। रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है कि बॉडी का जो मेन कंपोनेंट है जैसे बाइकार्बोनेट्स है कोई साल्ट है तो वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाती है। एक्सक्रीशन में बताया कि जो सा वेस्ट मटेरियल है वो सारा
जो सा कलेक्टिंग टिब्यूल के अंदर आ जाएगा और वहाँ से एक्सक्रीट मतलब लास्ट जो सा हमारा पार्ट होता है ना, इसका क्या नाम है, मेंटेन करता है हाइड मतलब जो सा ब्लड है ना, ब्लड की पीएच को मेंटेन रखने के लिए हाइड्रोजन मतलब अगर ज़्यादा हो जाए तो एसिडिटी होती है ना, तो हाइड्रोजन की सिक्रीशन होती है लास्ट वाले हमारे पार्ट के अंदर, जो इसको कह सकते हैं डिस्टल टिब्यूल्स के अंदर होती है। तो ये फर्दर जाके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो सा यूरिन है जिसमें जो हार्मफुल कंपोनेंट है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। आगे ये कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बताई हुई हैं डिफरेंट, कि वाटर ज़्यादा हो तो बॉडी वाटर को रीअब्जॉर्प्शन लेस हो जाएगी ताकि वाटर एक्सक्रीट आउट हो जाए। अगर बॉडी में साल्ट ज़्यादा हो तो साल्ट की एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी और जो सा वाटर कंटेंट है ना उसको रिटेंडेड कर लेंगे बॉडी के अंदर। फर्दर जो सा ये नीचे बताया हुआ है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ये एक मेन डेफिनेशन है इस टॉपिक की, जिसमें मैंने सबसे पहले बताया कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर होता है कि द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ किडनी ग्रेजुअली कंसनट्रेटेड कॉर्टिकल टू मेड्यूलरी कॉर्टेक्स या मेड्यूला पार्ट के अंदर कंसनट्रेटेड होता है, जिनसे इनर मेड्यूला होता है हाईली कंसनट्रेटेड, इसमें यूरिया की प्रेजेंट होती है। थ्रू दिस मैकेनिज्म उसे कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। और जो सा ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ ये जो मैकेनिज़्म है इसके बाद ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर हो जाती है, फिल्ट्रेट बैक टू द किडनी हो जाते हैं, पासिस डाउनवर्ड डिसेंडिंग लूप से जाते हैं असेंडिंग के अंदर, फर्दर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में आके कन्वर्ट मतलब वहाँ पे आके इकट्ठे हो जाता है सारा जो सा रीअब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेशन का मैकेनिज़्म होता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है उसके यूरिन की फॉर्म के अंदर और ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये हमने जो लीवर है और जो बॉडी का मेन लीवर और किडनी हमारा जो सिस्टम है होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए, वो हमने पढ़ लिया है। ऐसा पूरा चैप्टर ही कर चुके हैं। आगे ये हमारा कंप्लीट हो गया कि होम्योस्टेसिस का चैप्टर फर्स्ट है हमारा बायो का।